नमस्कार। वेबिनार में जुड़े सभी लोगों का स्वागत है। आज गिरनारी मंडल का 771वां वेबिनार है और आज के वेबिनार का सहयोगी है अखिल भारतीय परंपरागत वैद्य महासंघ। आज के वक्ता हैं जबलपुर के डॉक्टर सुशील कुमार उपाध्याय साहब और आज का विषय है वनौषधि का संरक्षण, संवर्धन और संवहनीय विदोहन। अखिल भारतीय परंपरागत वैद्य महासंघ के प्रमुख श्री अनिल भाई सापरिया साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि आज के वक्ता डॉक्टर सुशील कुमार उपाध्याय साहब का परिचय देंगे। बाद में डॉक्टर सुशील कुमार उपाध्याय साहब वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार अनिल कुमार जी नमस्कार। ग्रुप में जुड़े हुए सभी वैद्यों को नमस्कार। पहले तो मैं थोड़ा सा वैद्य संघ के बारे में बोलता हूँ कि पारंपरिक वैद्य महासंघ ये पूरे भारत का इसलिए इसका नाम रखा गया अखिल भारतीय परंपरागत वैद्य महासंघ। और ये जैसे हमारे उपाध्याय साहब है तो उसके मार्गदर्शन में हम लोग कई सारे रेयर स्पीशीज को बढ़ावा देना, उसका संवर्धन, उसका बीज कलेक्शन, ये सब पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग क्षेत्र में जहाँ पे रिजर्व हो सकते हैं वहाँ पे वो करवा रहा है और लगवा रहा है, जिससे आने वाली पीढ़ी को ये मिलता रहे क्योंकि नष्ट ना हो जाए। ये हमारा साथ में ये भी कार्यक्रम चालू है। दूसरा तो पारंपरिक वैद्यों का जो ज्ञान है वो आज दिन ब दिन लुप्त होता जा रहा है और खास करके ट्राइबल्स एरिया का जो है, पहाड़ी क्षेत्र का जो ग्रामीण वैद्यों का है वो बहुत तेजी से लुप्त होता जा रहा है क्योंकि उसकी आने वाली पीढ़ी को कोई इंटरेस्ट नहीं। तो ये बचाने बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं और उसके अंदर में हमारे आदरणीय डॉक्टर सुशील उपाध्याय साहब का भी काफी अच्छा सहयोग रहा। आए दिन वो जंगलों में जाते रहते हैं, वहाँ के आदिवासी वैद्य भाइयों को, वनवासी वैद्य भाइयों को मिलते रहते हैं और उसका ये ज्ञानवर्धन भी करते हैं और ज्ञान को हमारे वैद्य भाइयों को भी बताते रहते हैं। उसके लिए डॉक्टर सुशील उपाध्याय साहब का भी खूब खूब आभार, उसका धन्यवाद। बाकी तो परिचय देने में तो हाँ बोलिए, सब आप देंगे तो उचित रहेगा ज्यादा। नहीं, थैंक यू। अच्छा है। बढ़िया, अच्छा। तो पटेल साहब, अनिल पटेल साहब से गुजारिश है और हमारे जो इसके संचालक हैं उनसे भी हमारा अनुरोध है कि क्या मैं यह कार्यक्रम जो विषय दिया गया है उस पर शुरू करूं? हाँ सर, शुरू कर सकते हैं। आप अपना वक्तव्य शुरू कर सकते हैं। नमस्कार। जय धन्वंतरी। नमस्कार। जो आज का जो हमारा विषय है वो वनौषधि का संरक्षण, संवर्धन एवं संवहनी विद्वान। जब तक हम इसको नहीं करेंगे तो जो वनों में पाए जाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं जो है वो देखा गया है कि विगत 30 सालों में जो है वो 70% कम हो गया है। उसका कारण ये है कि एक तो बहुत बड़ा कारण है हमारा क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। एक्चुअली जो है ये ग्लोबल वार्मिंग है, लेकिन हम लोग उसको संबोधन क्लाइमेट चेंज में करते हैं। और दूसरा जो हमारा कारण है कि आप वैज्ञानिक तरीके से हम उसका दोहन करते हैं, जो है अनसाइंटिफिक जो है दोहन और संपूर्ण दोहन करते हैं। और जो डिमांड एंड सप्लाई है वो
झाड़ी हम नहीं कर पा रहे हैं। और यह भी देखा गया है कि अभी जो भी हमारी दवाइयाँ बनती है, चाहे पारंपरिक तरीके से बनती है, चाहे हमारी आयुर्वेदिक तरीके से बनती है, उसमें मिलाने वाले जो कंटेंट हैं वो 50% कम हो गए, कुछ में तो 70% कम हो गए। उसमें अल्टरनेटिव हमको जड़ी बूटियां मिलानी पड़ती है। ये सभी को मालूम है कि अभी च्यवनप्राश में जो अष्टवर्ग है तो मिलता ही नहीं है, और कुछ लोग उसके अल्टरनेटिव मिलाने के बाद भी जो है लिख देते हैं काकोली, क्षीर काकोली, मैदा, महामैदा। तो ये उचित भी नहीं है जो है कि आप अपने जो प्रोडक्ट हैं उसमें अभी आप वो जो हमारा रॉ मटेरियल है, यदि वो वह नहीं है, उसकी जगह पे आपने कोई दूसरा लाया है तो उसका आप अंकित करिए उसमें जो है, या आपने कोई मात्रा बढ़ा दी है, जो हमारा शास्त्रोक्त विधि से बनाने की मात्रा बढ़ा दी है, तो उसको भी आप अंकित करिए कि हमने इसकी जगह पे ये चीजें बढ़ा दी है, ये चीजें कम कर दी है, या हमारे पास में ये जड़ी बूटियां इस औषधि के लिए हमको दवाई के लिए बनाना था, लेकिन हमारे पास नहीं था, तो हमने अल्टरनेटिव ये चीजें ले रखी है। तो जो प्रजातियां हैं, जो बाजार मांग है, उसमें हम जो पूर्ति है वो सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सी जड़ी बूटियां जो है दुर्लभ, संकटग्रस्त और विलुप्त अवस्था में है। और जो प्राकृतिक पुनरुत्पादन है वनों में, वो भी जो है नगण्य हो गया। जो हमारा झाड़ी है, मतलब श्रब्स है, हर्ब्स है, ट्री के नीचे उगने वाला जो हमारा जड़ी बूटी है जो है, वो अब उतने अच्छे तरीके से नहीं सर्वाइव कर पा रहा है वनों में। तो उससे क्या हुआ कि हमारी जो पुनरुत्पादन में कमी आई है। तो एक शब्द अभी आया है 2-3 सालों से, FLR जो है, फॉरेस्ट लैंडस्केप रेस्टोरेशन। ये FLR क्या होता है कि जो जंगल में पाए जाने वाली जड़ी बूटियां हैं, वो उनका अपना लैंडस्केप है। जैसे हमारी दोस्ती इस महासंघ के साथ में, क्योंकि हमारे विचार मिलते हैं, तो हम दूसरे के साथ में ज्यादा देर नहीं व्यतीत कर सकते हैं, अपने जो ज्ञान है उनके साथ में आपस में साझा नहीं कर सकते। ऐसे पौधों के साथ में कि ये पौधे अपनी कॉलोनी बना के वनों में अलग अलग जगह पे अलग अलग जड़ी बूटियां मिलती हैं, उनकी अपनी कॉलोनी होती है, वो एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी जड़ी बूटी इस लैंडस्केप में, हमारा फॉरेस्ट है उसमें कौन सी जड़ी बूटियां कहाँ मिलेगी। अब ये चीजें कोई एक अनजान आदमी जंगल के अंदर जाएगा तो वो जड़ी बूटी खोजता रह जाएगा, मिलेगा नहीं। वो तो वही बता सकता है जो वहां के वैद्य होते हैं, जो जंगलों के पास जुड़े हुए हैं, जिसको हम दुनिया कहते हैं, या हम उनको पहाड़िया कहते हैं, बुमका बोलते हैं, बड़ुआ बोलते हैं। जैसे अलीराजपुर, झाबुआ वगैरह में बड़ुआ बोलते हैं जो है, इनको ज्ञान है कि कौन सी जड़ी बूटी जंगल के अंदर में कहाँ है। तो उसके प्राकृतिक पुनरुत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो खत्म हो रहा है, अनुपस्थित है, उसमें उनका सहयोग लेना बहुत आवश्यक है। और औषधि पौधों के संरक्षण, संवर्धन, विनाश विध्वंस का एक प्रबंधन होना चाहिए। जैसे हमारा टिम्बर का प्रबंधन है, वैसे इसका भी एक प्रबंधन हम तरीके से करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे जो है। चाहे वो प्रबंधन हमारा जो है रिसोर्स बेस्ड माइक्रो प्लान ही क्यों ना हो, एक ऐसी योजना जो हम जन भागीदारी के द्वारा करेंगे। तो उसमें कौन लोग जन भागीदारी करेंगे जो है, जो वनों के आसपास रहने वाले जो है, प्राथमिक सहकारिता समिति हो सकती है, जो विविधता समिति हो सकती है, और हमारे जो वैद्य लोग हैं, जो हमारे जड़ी बूटी के ज्ञाता हैं, वो हमारे जन भागीदारी में सहयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट।
रखा है यहाँ पे, तो उसका कुछ उद्देश्य है। इस कारण से इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि उद्देश्य यह है हमारा कि जंगल वनों से जो जड़ी बूटियां हैं वो तो 70% कम हो गई हैं, लेकिन 2014 से जब नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड आया तो हम लोगों ने जंगल के बाहर में उसकी खेती करना शुरू की। तो ये देखा गया कि ये 10-12 सालों में जो है कि जो हमारा खेती का रकबा है वो 12 सालों में 80% बढ़ा, और जंगल की जो जड़ी बूटियां हैं वो 70% कम हुई। लेकिन बाजार में अभी भी जो डिमांड है वो वनौषधि की है, वन में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों की है, और जो हम खेती करते हैं उसकी डिमांड हमारे वर्ल्ड मार्केट में 20% है। अब इसमें आप कहेंगे कि क्यों ऐसा है? ये इसलिए ऐसा है क्योंकि जो हमारा वन है, जंगल है, वह पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। वहाँ कोई केमिकल या कोई ऐसा रासायनिक खाद नहीं मिलाते हैं जंगल के अंदर, वो प्राकृतिक है। प्रकृति ने उनको वहाँ पे उगने के लिए, ऐसी जड़ी बूटियों के लिए उन्होंने एक ऐसा जगह बनाया है जिसमें वो प्राकृतिक रूप से उगते हैं। और जहाँ कल्टीवेशन हम करते हैं, भले ही हम गोबर की खाद FIM डालते हैं, फार्म मैन्युअल डालते हैं, जो है गोबर खाद डालते हैं, या हम प्राकृतिक खाद डालते हैं, लेकिन हम जड़ी बूटी जहाँ लगा रहे हैं वहीं डालते हैं। लेकिन जो हमारा पड़ोसी किसान है वो तो गेहूं लगाता है या धान लगाता है या अन्य फसल लगाता है, तो उसमें वो केमिकल मिलाता है। तो ये क्या होता है कि बरसात के सीजन में या इरिगेशन, ओवर इरिगेशन में उनके जो केमिकल हैं वो हमारे जिसमें हमने नहीं मिलाया वो आके कंटामिनेशन हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और जब हमारा केमिकल यदि किसी जड़ी बूटी में आ गया तो आजकल जो है SPTLC बड़ा सरल है, जो है उसमें हम उसका एक्सट्रैक्ट डालेंगे तो पता चल जाएगा हमको कि जो है कि इसमें ये केमिकल आ गया है। तो बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो यदि केमिकल उसमें पाया जाता है तो रिजेक्ट कर देती है हमारा जो भी लॉट होता है। तो इसी संबंध को लेकर जो हमारा उद्देश्य है वनौषधि का संरक्षण, संवर्धन एवं वैज्ञानिक ढंग से संवहनी प्रबंधन। तो वैज्ञानिक ढंग से हमारा संवहनी प्रबंधन, लेकिन ये जो संवहनी प्रबंधन जो होगा जो है ये विनाशहीन विध्वंस का जो प्रबंधन है, इसका हर एक का अपना अलग अलग प्रोटोकॉल बनना चाहिए। बिना प्रोटोकॉल के कोई भी चीज है कि कुछ चीजें हमको गर्मी में मिलती है, कुछ चीजें हमें ठंड में मिलती है, कुछ चीजें हमें बरसात में मिलती हैं। कुछ चीजों का हम फल लेते हैं, किसी की हम पत्ती लेते हैं, किसी की छाल लेते हैं, किसी का कंद लेते हैं, किसी का फूल लेते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग चीजों का अलग अलग तरीके से इकट्ठा करते हैं। तो अब हमारा विनाशहीन विध्वंस का एक प्रोटोकॉल बनना चाहिए कि कोई भी चीज हम जब जंगल से निकाल रहे हैं तो उसकी मात्रा सुनिश्चित होनी चाहिए कि कितना प्रतिशत हमको निकालना चाहिए, कितना प्रतिशत हमें छोड़ना चाहिए, कि जिससे हमको सतत मिलता रहे जो है। और जो हमारी जैव विविधता है वो वहां की बनी रहे, खत्म ना हो जाए, कोई प्रजाति ऐसी ना हो कि वहां से मैनेज हो जाए। और जैव विविधता एवं दुर्लभ, विलुप्त तथा संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण, विलुप्त हो रही प्रजातियों की विभिन्न विधियों से पुनर्स्थापन करना, तो इसकी एक तरीका है जिसपे हम आगे बातचीत करेंगे जो है कि किस तरह से हम जंगल का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं जन भागीदारी। जिसमें हमने नीचे भी ये भी दिया है कि स्थानीय समुदाय के वनोपज की आवश्यकताओं की सतत आपूर्ति बनाए रखने के लिए संवहनी प्रबंधन एवं संरक्षण से उसकी वर्तमान तथा भावी पीढ़ी की वनोपज की सतत उपलब्धता को सुनिश्चित करना। नहीं तो ऐसा हो जाएगा आने वाले, मुझे लगता है 10-15 साल बाद में, कि जो अगली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको जड़ी बूटी नहीं मिलेगी तो हमको फोटो में बताना पड़ेगा कि ये जो है हमारा अचार है, जिसको चिरौंजी
दाना जिससे निकलता है, या ये हमारा हर्रा है, ये हमारा दहीमन है। दहीमन तो अभी भी बहुत लोगों को पता ही नहीं कि दहीमन का पौधा कैसे होता है, सुअरुक का पौधा कैसे होता है, डायलिनिया पेंटागाना का पौधा कैसे होता है। रक्त विरार में भी इसी तरह से अभी भी बड़ा कंफ्यूजन है। जो तो ऐसे बहुत से पौधे तो अभी भी जो है कि खत्म ही हो गए हैं जो है, तो इनका भी पुनरुत्पादन करना हमें जरूरी है। जो हमारे ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, जिनको इन पौधों की अति आवश्यकता रहती है, तो ऐसे 10 पौधे हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं कि जो हमारे वैद्यगण चाहते हैं कि ये जंगल में फिर से जो है स्थापित हो जो है, और जहां तक है कि उसका इस तरह से हम अच्छे गुड कलेक्शन प्रैक्टिसेस को कैसे प्रोत्साहन दे, कि कैसे हमको निकालना है, और जिससे जड़ी बूटियां खराब ना, रॉ मटेरियल खराब बाजार में ना आए जो है, तो साफ सुथरा निकालना चाहिए। जैसे महुआ जब हम पहले निकालते थे, गिरता था तो उसको बीन लेते थे। आजकल जो है महुआ को कलेक्ट करने के लिए हम उसमें मच्छरदानी बांध देते हैं चारों तरफ जो है, कि वो फूल नीचे नहीं गिरेगा, मिट्टी नहीं लगेगी, वो फूल अच्छा रहेगा जो है। तो ऐसा एक गुड कलेक्शन प्रैक्टिसेस होना चाहिए जो है। क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था कि जो हमारे शिवपुर में बोसवालिया सिराटा होता है, जो सराई गोंद होता है जो है, वो दुनिया से खत्म हो जाएगा। जिस तरह से उसका दोहन हो रहा है तो सराई गोबर खत्म हो जाएगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट पौधा है, वो कैंसर में भी इलाज में आता है, मोटापे में आता है, विभिन्न रोगों में आता है। और वो पूरा का पूरा माल जो है, जो करीब जो है 40-50 करोड़ का बिजनेस है भारत का जो है, जो शहरिया टाइप्स करते हैं जो है, वो एक समय ऐसा आएगा कि उनके हाथ से ये चला जाएगा। तो इस तरह के पौधों को कैसे हम संरक्षित करें, इसमें हमें सोचने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, जब हम कोई चीज को निकालते हैं, जंगल से निकालते हैं, तो उसको किस तरह से हमें प्राथमिक प्रसंस्करण जो है, प्रोसेसिंग करनी चाहिए, उनको साफ करना चाहिए, सुखाना चाहिए, यदि उसका गूदा निकालना चाहिए, फिर उसकी ग्रेडिंग करनी चाहिए हमको जो है। अब ये ग्रेडिंग करने के लिए तभी हम कर सकते हैं कि जब हम जो है, जैसे आंवला निकाल रहे हैं जो है, तो आंवला निकालने के लिए हमारे पास खरिया होना चाहिए, एक बांस जिसके ऊपर में एक लोहे का यू शेप जो है एक बना हुआ रहता है, और उसके नीचे झोला होता है जो है। उससे यदि हम आंवला निकालेंगे तो बड़े आंवले, थोड़े मझोले आंवले, छोटे आंवले सब आ जाएंगे। उसमें से हम अलग अलग ग्रेडिंग कर सकते हैं कि बड़े आंवले को अलग कर लिया, छोटे को अलग कर लिया। तो उस तरह से हम ग्रेडिंग करेंगे तो हमको अच्छे आंवले का मूल्य अच्छा मिलेगा जो है। और तो उसकी पैकेजिंग अच्छी करनी चाहिए जो है, कहीं भी लाके हम नहीं रख दिए जो है। जैसे अभी देखा गया है कि जो है कि जो हमारे वन है उसके आसपास जो खेती होती है उसमें ज्यादा कोदो कुटकी होती है। और ये जैसे कोदो का जो काटते हैं लोग, कोदो जो है वो सुबह के समय 5:30 बजे काटते हैं, और काट के बोरे में रख देते हैं, और बोरे को लाके अपने जो उनका घर के बाहर का चबूतरा होता है उसमें लाके डंप कर देते हैं जो है। तो उसमें फंगस डेवलप हो जाता है, और जब फंगस डेवलप हो जाता है उसको उनकी भाषा में मटोना कहते हैं। और ऐसे कोदो को यदि हम सेवन करेंगे तो हमें चक्कर आएगा या हमें काफी गहरी नींद आएगी जो है। इसी तरह जड़ी बूटियों के साथ में भी है कि हम यदि सही तरीके से उसको स्टोरेज नहीं करेंगे जो है, तो उसमें कई प्रकार के फंगस आ जाएंगे, जिसमें अफ्लाटॉक्सिन वगैरह भी डेवलप होता है, जो हमको लीवर में जो है असर करता है, और हमको टॉयलेट वगैरह लग जाता है, दस्त वगैरह आ जाता है। संग्रहित वनोपज के अधिकतम मूल्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक विपणन के माध्यम से संग्राहकों को मोल भाव करने की क्षमता, बार्गेनिंग स्किल तब कर सकते हैं। अभी तो ऐसा होता है, जो देखा गया है
कि यदि इंडिविजुअल कोई बेचता है तो उसको कुछ भी नहीं प्राप्त हो पाता है, उसका मूल्य सही नहीं मिल पाता है। तो हमको इसको करेंगे तो उसका मूल्य अच्छा मिलेगा, में भी हम सकते हैं मछ ले जाएंगे उससे माल नीमच ले जा सकते हैं, सुदृढ़ता आएगी जगह जो है। लेकिन हम एक ट्रक माल या 2 ट्रक, और हमें ये चाहिए कि वनोपज आधारित कुटीर उद्योग की संभावनाओं से रोजगार निर्माण। तो अभी मैं जो है 26 तारीख से लेकर 30 तारीख तक झाबुआ में था, तो हमने ये देखा कि वो लोग महुआ से शराब बनाते हैं, और शराब बनाने के बाद में जो उसका रेसिड्यू बचता है, शेष बचता है जो है, उसको वो अपने खेत में मिलाते, जिससे उनकी पैदावार बहुत ज्यादा अच्छी होती है। यहाँ तक भी उन्होंने बताया कि एक बार हम महुआ का रेसिड्यू हम अपने एक खेत में डाल दिए जो है, तो दूसरे साल डालने की भी आवश्यकता नहीं होती है, उसमें 2 साल तक उसकी उपज अच्छी बनी रहती है। तो हम ये रेसिड्यू, लेकिन होता क्या है कि जितना भी महुआ निकल रहा है हमारे मध्य प्रदेश से या हमारे मध्य भारत से जो है, वो सब बाहर चला जाता है। अब ये झाबुआ, अलीराजपुर, धार का पूरा महुआ का फूल जो है गुजरात चला जाता है। तो जब पूरा का पूरा हजारों टन महुआ आदि वहां चला गया, तो जो उनके पारंपरिक तरीके से जो रेसिड्यू से खाद डालते थे, वो रेसिड्यू में कमी आ गई जो है, तो वो कहाँ उसमें मिला रहे हैं जो है, क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल वही चला गया जो है। तो इसलिए ये जरूरी है कि ये जो महुआ बनाते हैं जो है, जो ये वहीं की स्थानीय रूप से बनाए, तो स्थानीय रूप से उनको छोटा मोटा इस तरह का कुछ वन विभाग और सरकार की तरफ से ऐसा हो जाए कि उनको अच्छे तरीके से गुप्त प्रैक्टिस से वो महुआ निकाले, और छोटा सा कुटीर उद्योग टाइप का वहाँ हर जगह पे हम बना दें, और उसकी सेलिंग वहां से हो, तो उनको शराब से भी लाभ होगा, और उसका जो रेसिड्यू निकलेगा वो उसको अपने जमीन पे, अपने खेत में डाल सकते हैं। तो उससे, और जहां तक हमारे जितने गुनिया हैं या भूमका है, पहाड़िया हैं, उनको भी हमको जो है, या स्थानीय ग्रामीण लोग हैं, उनको भी हमको कौशल विकास की तरफ लेके जाना चाहिए जो है, जिससे उनको रोजगार प्राप्त होगा और कुछ तो वो लोग कुछ सेल्फ कमा सकते हैं। तो ये हमारा एक उद्देश्य है। नेक्स्ट, अब इनका जो संरक्षण संवर्धन है, ये विनाश विहीन विद्रोह है। तो ऐसे जंगल में जाकर हम अचानक बोलेंगे और अचानक कुछ काम कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप किसी जंगल में काम करने जाते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको तुरंत कोई मदद नहीं देता। तो आपको अपनी जो सोच है, जो आपका विचार है, जो आपकी परियोजना है, वो उनको समझाना पड़ेगा जो है। तो उनके साथ में एक मोटिवेशनल वर्कशॉप आप बैठ के करें कि मैं अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता हूँ, आपकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसे सुदृढ़ हो, इसके लिए मैं आया हूँ। और ये जंगल जो है आज से 30 साल पहले देखिए कैसा था, और आज 30 साल के बाद कैसा हो गया। तो इसको हम नहीं सुधारेंगे तो हमें उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ेगा। तो हमको एक उनको मोटिवेट करना पड़ेगा जो है, उनको जो है, जो समिति है उनको मोटिवेट। दूसरा जो है कि उनके साथ में हम फोकस ग्रुप डिस्कशंस करें। तो फोकस ग्रुप डिस्कशंस में उनको भी ले लें, और वहाँ दूसरे कोई विभाग के लोग हैं, वन विभाग है या अन्य कोई लोग हैं, तो उनके साथ मिलकर हम एक फोकस ग्रुप डिस्कशन करें कि हमारा फोकस क्या है जो है, और उसमें जो क्या निर्णय निकलता है, ये उस पर हम चर्चा
और इन्हीं के साथ में हम जो है एक सर्वे करें, असेसमेंट करें, जाके एक मोटा मोटी की क्या स्थिति है जंगल की। चलिए हम लोग आपस में मिलकर चलते हैं, एक राउंड मार के आते हैं। तो जो हमारा जंगल में जो एक बीट होता है, वो बीट जो है वो दो कंपार्टमेंट का भी हो सकता है, 3 कंपार्टमेंट का भी हो सकता है, और उसका जो क्षेत्र फल होगा वो 700 हेक्टेयर से लेकर 1700 हेक्टेयर भी हो सकते हैं। अलग अलग जगह पे ये वेरी करता है। तो इतने एरिया में ही हम जो है ये माइक्रो प्लान बना के, रिसोर्स बेस्ड माइक्रो प्लान बना के बीट स्तर पे ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो वर्किंग प्लान है वो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ करता ही है जो है। तो ये जो हमारा रिसोर्स बेस्ड माइक्रो प्लान है, एक बीट को लेके हम वहां पे कर सकते हैं। तो एक बीच में यदि हम करेंगे तो उस जिले का एक मोटा मोटी स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाएगा कि हमें कौन कौन से पौधे हैं जो बिल्कुल भी खत्म हो गए या खत्म होने की कगार में है, तो उसको किस तरह से हम भी कर सकते हैं। फिर हमको वहां पे उन्हीं के साथ बैठकर हमको वहां के मानचित्र बनाए और उन्हीं लोग को कहें कि हम इसका मानचित्र बनाते हैं। आपका जो एक बीट है, इसमें जो हमारे कंपार्टमेंट हैं, 3 हैं, 2 हैं, तो उसमें हम संसाधन मानचित्र बना दें, और जहां हम ट्रीटमेंट करेंगे तो वहां उपकरण मानचित्र भी हम बनाएं कि किस जगह पे हमको कुछ करना है। जैसे हमारा संरक्षण जोन है जो है, तो संरक्षण जोन में हम ये कहते हैं कि भाई जो है कि ये जो हमारा 1400 हेक्टेयर का है, तो इसमें ये जो एरिया है ये बहुत संवेदनशील है, तो क्यों ना हम जो है कि हम 500 हेक्टेयर को संरक्षित कर देते हैं, इसमें कोई आएगा जाएगा नहीं, ये 5 साल के लिए हम इसको बंद कर देते हैं। और फिर अगला जो है 300-400 हेक्टेयर जहाँ पे हमको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उनके साथ में हम ANR कर सकते हैं, जिसको असिस्ट नेचुरल रीजनरेशन कहते हैं जो है, कि हम उन्हीं के मदद से, जो हमारी समिति के माध्यम से, उनकी मदद से जो बरसात के समय छोटे पौधे निकलते हैं जो है, उसमें थाला बनाना, मिट्टी चढ़ाना, उसको हम असिस्ट नेचुरल रीजन, जैसे हमारा बच्चा पैदा होता है तो हम उसको बड़े ध्यान देते हैं, तो वो हंस-फूस होता है और सर्वाइव कर जाता है जो है। उसको हम अच्छे से खिलाते हैं, अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं, सब रखते हैं। तो उसी तरह पौधे के साथ में भी है, यदि कोई छोटा पौधा है, यदि आप उसको थोड़ा सा मदद कर देंगे, सहायता कर देंगे, तो वो पनप जाएगा और जल्दी उग आएगा जो है। तो ऐसे पौधे को हजारों की संख्या में हम उसमें थाला बनवाएं, मिट्टी चढ़वा दें और उसको वो लोग गोद ले लें। तो ये आवश्यक है जो है। और फिर हम जो है कि वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करके देख लें कि यदि 100 घर का परिवार है तो उसमें कितने परिवार जंगल के अंदर जाके जड़ी बूटी इकट्ठा करते हैं, कितनी मात्रा में इकट्ठा करते हैं, कौन कौन जो है, तो उसका क्या मूल्य उनको प्राप्त होता है जो है। तो उससे हमको एक मोटा मोटी अंदाज हो जाएगा कि इतनी जड़ी बूटियां इस क्षेत्र से निकलती हैं और वहां के लोग इतने मात्रा में वहां इकट्ठा करते हैं, या इकट्ठा करने का खुद के उपयोग में भी हो सकता है और बिक्री के लिए भी हो सकता है जो है। ये भी देखना पड़ेगा उसमें कि खुद अपने उपयोग में कितना लाते हैं और बाजार में जाके, हाट बाजार में जाके कैसे बेचते हैं जो है। तो इसका अध्ययन भी हमें करना पड़ेगा जो है, तो उससे हमको वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लग जाएगा। नेक्स्ट, जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है, सर्वे है, उसमें हमको क्षेत्र की परिवार का औसत आकार कितना है, तो अभी लागू हुआ है, तो उसमें जो है कि हर एक और सिर्फ आदिवासी भाइयों को ही, जनजाति भाइयों को ही दी गई जो है, अन्य कास्ट के लोग थे तो उनको नहीं दी गई। उसमें भी उन्होंने एक पैमाना तय किया था कि या तो
वो 75 साल से वहां रह रहा है या 3 पीढ़ियों से वो रह रहा है। तो ये 2008 के बाद से वही परिवार में दूसरा और तीसरा जनरेशन भी आ गया है जो है। तो वो 2.5 हेक्टेयर ही उन परिवारों में, भाइयों में बट भी गया जो है। तो अब वो जो 2.5 हेक्टेयर है, किसी को अब एक हेक्टेयर भी है, नहीं भी है, उससे कम है। इस तरह से धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या हमारी बढ़ेगी जो है, तो वो जमीन बढ़ता जाएगा। अगर कोई एक्स्ट्रा जमीन नहीं मिल सकता हमको, क्योंकि ये जितने भी हमारे वनग्राम हैं ये रिजर्व फॉरेस्ट के पास है। तो रिजर्व फॉरेस्ट में की जमीन 1 इंच भी किसी को नहीं दी जा सकती है, जो फॉरेस्ट रूल्स है जो है उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये जमीन जो उनको दी गई है, पट्टे की जमीन है, और ये जमीन धीरे धीरे परिवार बढ़ते जाएगा तो वो कम होता जाएगा। तो इसका भी हमको अध्ययन करना बहुत जरूरी है। जहां तक लिंग अनुपात का सवाल है, तो जितने भी हमारे जनजातीय जिले हैं वहाँ महिलाओं की संख्या ज्यादा है, पुरुष की संख्या कम है, लगभग जो है थोड़ा बहुत अंतर है। साक्षरता का जहां तक सवाल है कि ये जिन जनजातियों में मैंने देखा कि जो लड़कियां हैं वो 5वीं या 8वीं तक तो उनकी प्रतिशत ज्यादा होती है लड़कों से जो है, और अच्छे नंबर आती है। लेकिन 8वीं के बाद में स्कूल कॉलेज दूर हो जाने के कारण से लड़कियों को भी वो रोक देते हैं, जाते नहीं है, कम है आजकल तो, और लड़के फिर आगे बढ़ जाते हैं जो है। जब हायर एजुकेशन की बात आती है, 12th से लेकर के कॉलेज तक की बात आती है, तो लड़कियां बहुत कम हो जाती हैं जो है। लेकिन बहुत जरूरी है कि एजुकेशन को वहां बढ़ाया जाए, कि जिस तरह से ये जमीन कम हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इनको नौकरी मिल जाए जो है, अच्छी जगह पे ये चले जाए। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं कि इस तरह का कोई मॉडल हम बनाए कि इन लोग पढ़ लिख कर कुछ ऐसे कौशल विकास से या अन्य तरीकों से जो है इनको हम लाभ पहुंचा सकते हैं। और इनको ये भी देखना है कि आजीविका का क्या साधन है, क्या आय है। तो उसमें मैंने देखा था कि इन वनग्राम में इनकी जो आय है वो साल भर में 50,000 से ज्यादा नहीं है जो है। अधिकतर जो है 80-90% लोग की जो आय है वो 50,000 55,000 के आसपास है। अब ये 50-55,000 साल की जो आय है उसमें कैसे खर्चा चल जाता है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश में जो है कि इनको जो हम लोग गेहूं, चावल, दाल आदि जो हम इनको देते हैं जो है, तो उससे जो है कि इनका बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। तो जो हमारी सरकारी योजना है उसका लाभ मिलने के कारण से ये किसी तरीके से सरवाइव करते हैं। लेकिन अब जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इनकी आय दुगनी होनी चाहिए जो है, तो हमको ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा कि ये वनों के अलावा ऐसा और क्या जड़ी बूटी उगाए, या एग्रो फॉरेस्ट्री मॉडल से क्या जड़ी बूटी अपने जगह अपने खेतों पे लगाएं कि इनकी आय जो है बढ़ जाए, और जिससे उनको मार्केटिंग में हम सुविधा दे देते हैं, तो उससे उनकी आय को हम बढ़ा सकते हैं। और कृषि में जो है कि इनकी आय होती है, लेकिन कृषि में भी वहां पे पानी की समस्या है, तो एक ही फसल वो लेते हैं, वो बरसात के समय की जो है, बाकी दूसरी फसल ये ले नहीं पाते हैं जो है। लैंड होल्डिंग कैपेसिटी जो है उसकी भी हमें आर्थिक संरक्षण में देखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभी हमने देखा कि जितने भी जो पीवीसीजी हैं उनके लिए तो अब पक्का मकान वगैरह सब बनने लगा है। अब उसमें भी बहुत सी समस्याएं हैं जो है। पक्का मकान में फिर उनको पशु को रखना, उनके साथ में रहना, ये एक बदलाव को किस तरह से वो अपनाएंगे आगे चलकर, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि वो लोग तो जो है कि सब एक परिवार मानते हैं, चाहे उनका बकरी हो, मुर्गा हो, जानवर हो या उनके परिवार के सदस्य हो, ये सब एक ढांचे में है। वो अपने परिवार से अलग नहीं मानते, सब ये
परिवार के सदस्य हैं। नेक्स्ट। अब हमें ये देखना है कि ये औषधि पौधे जो हैं जंगल में प्रति हेक्टर कितने हैं, जैसे इसको हमको 10 सैंपल डालना पड़ेगा। तो ये सैंपल जो हम डालेंगे वहां पे प्लॉटिंग करेंगे वो 25 मीटर बाई 25 मीटर या 33 मीटर बाई 33 मीटर करेंगे तो 1 हेक्टर का आ जाएगा जो है। तो 1 हेक्टर में कुल पौधों की संख्या कितनी आती है ये देखें हम पहले। तो इस जगह पे मैंने किया था, ये बेगाचक का है, लेकिन ये मॉडल हम हर जगह अपना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मॉडल सिर्फ हम मध्य प्रदेश में अपना सकते हैं, ये मॉडल हम गुजरात में भी कर सकते हैं इसी तरह तरीके से। बस हमारा जो प्रजाति है, स्पीशीज है, वो बदलेगा जो है, लेकिन जो हमारा स्टाइल ऑफ वर्क है जो है वो एक ही रहेगा पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो यहाँ पे जो हमने किया था उसमें हमको मैनहर मिला था, मालकांगनी, अमलतास, आंवला, धवई, बाईबिरन, जामुन, और उसके अलावा जो है वहाँ पे अचार, कर्रा, अनंतमूल, जंगली काली मूसली, फिर आपका जो है कुछ गंध के ये मिले थे, हर्रा मिला था, और शिवनाथ वगैरह मिला था वहां पे, और सतावर वगैरह मिला था जो है। तो इनकी संख्या मैंने देखा कि मैनहर की संख्या तो 1 हेक्टर में 259 मिला जो है, मालकांगनी भी 182 मिला, अमलतास 168 मिला है, और आंवला जो है 151 पौधे मिले 1 हेक्टर में, दवाई 49 मिला जो है, बाईबिरन 121 मिला, जामुन 132 हमें प्राप्त हुआ जो है, और जो अचार का पौधा है वो भी हमको जो 112 मिले, हर्रा हमको 96 मिला, अनंतमूल हमको 26 मिला। लेकिन अन्य प्रजातियां जो है वो बहुत कम मिली जो है, जैसे सफेद मूसली तो अब तो खत्म होने के कगार पे है जो है। सफेद मूसली हमको 4 मिली इस हेक्टर में, बहड़ा भी कम हो गया जो है, वो भी 7 मिला जो है, और ढोची कंद जो है वो उपयोग करते हैं, खाते हैं, वो भी 7 मिला हमको, रामदासोन भी 7 मिला। तो कुछ प्रजातियां जो है बहुत कम हो गई, और कुल सैंपल हमने लगभग हमने 10-10 डाले थे, और कुछ जगह पे हमने सैंपल जो छोटी प्रजाति है उसके लिए हमने 5 मीटर बाई 5 मीटर और 2 बाई 2 मीटर का हमने डाला जो है। तो उसमें देखा कि कितनी हमारी फ्रीक्वेंसी है, कितना हमारी डेंसिटी है, और कितना जो है एबंडेंस है जो है। तो उसका प्रतिशत हमने निकाला जो है, और प्रति एक पौधे की औसत हमने वहां पे देखी कि कितना हो सकता है उस बीज में जो है। तो ये एक तरीका है जंगल के अंदर का, इसी तरीके से हमको करना पड़ेगा जो है। नेक्स्ट। ये हमने PRA मेथड से, हमने तकनीकी से ग्रामीणों के द्वारा, या वन विभाग के लोग भी थे, और हमारे जो वहाँ के जन भागीदारी के द्वारा जो है, जिसमें महिला स्व सहायता समूह भी थी, और ये लोग प्राथमिक सहकारिता समूह के लोग थे, GFMC के लोग थे, इन सबको मिला के, और इसमें हमने ये धुरकुटा ग्राम है, एक बीट कहलाता है जो है, ये 1400 हेक्टर का बीट है जो है, और ये साल फॉरेस्ट का जंगल है। तो उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया है जो, उन्हीं लोगों ने ही बनाया जो है वहां बैठ के, और इसमें हमने हर वर्ग के लोग को लिया जो है, कि जो 70-80 साल के बुजुर्ग हैं, और जो 24 साल के लड़के हैं, महिलाओं की भागीदारी इसमें ली, कुछ जो हमारे थोड़ा शरीर से कमजोर थे उनको भी हमने इसमें बैठाया जो है, और उनके साथ में बैठकर ये हमने देखा कि इस साल के जंगल में कौन सी प्रजाति कहाँ पे है, तो उसको हमने चिन्हित किया जो है। ये प्रजातियां
इस जगह पे ये प्रजातियां इस जगह। जैसे अमलतास देखेंगे तो अमलतास हर जगह नहीं मिलेगा। जो अमलतास की आपको एक कॉलोनी मिलेगी, वहीं आप देखेंगे कि आपको 50 अमलतास वहां मिलेंगे। पूरे जंगल में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। एक ऐसा है, एक उनका लैंडस्केप है जहां अमलतास है, एक ऐसा लैंडस्केप है जहां पे मालकांगनी है, और इसी में हमको भाई बिरंग के 700 पौधे मिले। लेकिन विडम्बना यह है कि ये 700 पौधों में मैंने उनसे पूछा कि ये 700 पौधे हैं, तो बोले साहब इसमें फ्रूटिंग नहीं आती है, जो है फल आते नहीं है। तो उसमें भी हम विचार भी कि क्यों फल नहीं आ रहे हैं जो है। तो कभी कभी ये होता है, चाहे हमारा मानव समाज हो चाहे पेड़ पौधा हो, एक ही प्रजाति के पौधों में यदि फर्टिलाइजेशन होगा तो वो आगे चलकर कम होता जाता है। तो हमें जरूरी है कि कहीं दूसरी जगह से वही प्रजाति का पौधा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अलग कुल में शादी करना चाहिए, तो जैसे हमारा जो सनातन धर्म है जो है, जिसमें हम कुंडली देखते हैं और कुंडली देख के शादी करते हैं, तो पौधों के अंदर में भी ये होता है कि प्रजातियों में एक ही प्रजाति बार बार ये करेगी, तो उसमें थोड़ा सा हमको जो ईल्ड है उसमें कमी आती है, या वो भी खत्म होने के कगार पे रहते हैं जो है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति जो है, तो ये कुछ प्रजातियों की प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति हम लोगों ने देखी कि पौधों की संख्या प्रति हेक्टेयर जो है कितनी है जो है। तो ये जो पौधे की औसत ऊंचाई कितना है, उसकी गोलाई कितनी है, तो इस पे भी हमने अध्ययन किया जो है, जिसमें आंवला, हर्रा, बहरा, अचार, सफेद मूसली, सतावर, बाईबिरंग, इनका भी अध्ययन किया कि ये जो संख्या है जो है इसकी क्या ऊंचाई है और क्या इसकी गोलाई है, क्या ये, और इसी को जो है हमने जो अभी बात की थी कि इनको असिस्ट नेचुरल रीजनरेशन, मतलब सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन के माध्यम से हमने इसको जो है जन भागीदारी से करवाया जो है। तो ये हमको ये पौधे वहां पे ये प्राकृतिक की स्थिति ये प्राप्त हुई। नेक्स्ट अध्ययन क्षेत्र में संग्रहित की जाने वाली प्रजातियां एवं संग्रहण अवधि जो है। अब ये जो डोची कंद है जो है, ये दिसंबर जनवरी में संग्रहण करते हैं। मैंने पूछा कि आप कब संग्रहण करते हो, तो उन्होंने कहा कि हम इसको दिसंबर से जनवरी तक में करते हैं। और इसका क्या उपयोग करते हो, तो बोले हम स्वयं के लिए ही उपयोग करते हैं, इसको बाजार में हम नहीं बेचते। उसी तरह से जो है पिजोरिया विरार कंद जो है वो भी दिसंबर से जनवरी में इकट्ठा करते हैं और स्वयं का उपयोग करते हैं, इसको भी बेचते नहीं है। बेचांदी को वो लोग जनवरी में इकट्ठा करते हैं और उसको काट के कोई बहते हुए पानी में ले जाते हैं, नदियों में ले जाते हैं, नाले में ले जाते हैं, जिसमें जो है चिप्स के आकार का काटते हैं, और इसको जो है जब उसका टॉक्सिक कंटेंट निकल आता है फिर उसको लेके आके घर पे सुखाते हैं और इसको स्वयं भी उपयोग करते हैं और बाजार में अच्छे भाव से बेचते भी हैं। लेकिन इन क्षेत्र की विडंबना ये है कि ये जितने भी यहाँ पे गांव हैं, ये सब वहां के जो साहूकार हैं उन्होंने ले रखा है। अब आप बोलेंगे कैसे ले रखा है जो है, तो इनकी भी जो है 5-7 पीढ़ी पहले से ही जो है ये गांव का बंटवारा कि ये गांव हमारा है, और इसमें ये गांव के लोग जो कुछ भी इकट्ठा करेंगे उसको हम खरीदेंगे और उसका जो भाव है वो हम देंगे, वो अपने मन से नहीं बेच सकते जो है। तो जो साहूकार है वहाँ का, ये जो हमारा धुट्टा गांव है उसका नजदीकी जो तहसील है वो बजाब तहसील कहलाता है। तो ये बजाब तहसील के जो साहूकार हैं उनका दबदबा है वो है इसमें जो है, तो वो इसका निर्णय भी लेते हैं कि इस मूल्य से हमको ये देना पड़ेगा आपको। तो ये जो परंपरा है इसको भी हटाना है हमको, और इन लोगों को जो है जिस महीने में ये संग्रहण करते हैं उसके बाद इस
तरह से हम इसको बाजार में जो बेचते हैं उसको किस तरह से हम मार्केट लिंकेज करें जो है, ये भी एक प्रश्न है जो है। और जो दवाई फूल है ये पूरा का पूरा विक्रय कर लेते हैं, इसका कोई घरेलू उपयोग नहीं करते हैं जो है। और हर्रा है इसको भी विक्रय करते हैं, बहरा को भी विक्रय करते हैं। हर्रा बहरा का थोड़ा बहुत उपयोग करते हैं लेकिन ज्यादातर ये बेच ही देते हैं जो है। लेकिन आंवले का और स्वयं का उपयोग करते हैं, बेचते हैं। चिरौंजी भी थोड़ा बहुत ये रखते हैं, बाकी बेच देते हैं जो है। चिरौंजी में भी ये है कि ये चिरौंजी का जो गुली है जो है, फल है, वो बेचते हैं तो उससे उनका भाव अच्छा नहीं मिलता है। तो कुछ जगह पे हमने किया है कि IIT मुंबई जो है, जो रूट डिपार्टमेंट के माध्यम से चिरौंजी दाने लगाने की मशीन हमने 3-4 जगह लगाई हुई है। तो जिससे जो भाव 100-150 रुपया मिलता था इनको, अभी वो उनको 700-800 रुपया चिरौंजी दाने का मिलता है जो है। एक मशीन तो हमने तामिया पातालकोट के पास खिंडी गांव है वहां लगवाया है, दूसरा अमरवाड़ा में लगाया है, एक धूमा में लगा हुआ है, और एक हमारा इस एरिया में जो है आपका तातर में चल रहा है कि वहां भी हम चिरौंजी दाना लगाए। एक हमारा इधर भी चल रहा है कि शहडोल क्षेत्र में भी हम चिरौंजी दाना लगाने की मशीन वहां पे भी लगा रहे हैं, कि जिससे उनको जो 100-150 रुपये में बेचते तो उनको अच्छे दाम में चिरौंजी दाने का अच्छा भाव मिल जाएगा जो है। माल कांगनी भी इकट्ठा करते हैं जो है, लेकिन माल कांगनी जो आज से 20 साल पहले जो यील्ड होता था उसका जो है 5% ही हो पाता है या उससे भी कम होता है। तो इतनी कमी आ गई है जो है, तो लेकिन उनको विक्रय में अच्छा खासा लाभ हो जाता है। बाय बिडंग का भी ये सितंबर अक्टूबर में करते हैं, लेकिन इसका भी जो हमने देखा कि जो उत्पाद है जो है वो 30 सालों में बहुत ही कम हो गया है जो है। एक समय था कि जो है एक गांव से करीब जो है बायबुलंग जो है करीब 20-30 क्विंटल निकल जाता था जो है। अभी तो 5 किलो 10 किलो निकलना भी बहुत कठिन है। और उस क्षेत्र में ये बंजीरा होता है जो है, ये अक्टूबर दिसंबर में होता है, इसको ये लोग बेचते हैं और इसकी डिमांड भी अच्छी है, बंजीरा की डिमांड भी अच्छी है जो है, अच्छा खासा पैसा इनको मिल जाता है। नेक्स्ट, वन उत्पाद के संग्रहण के क्षेत्र में वर्तमान में प्रचलित विधियां जो है, ये जानना हमको बहुत जरूरी है कि जो हमारी प्रचलित विधि क्या है जो है। तो जैसे दोची कंद है जो है, तो संग्रहित की जाने वाली अनुमानित मात्रा जो है ये है 65 किलो है जो है, और ये निजी उपयोग में करते हैं। और जो डायक्यूरिया है, जो बिदारी कंद, इसमें भी 2-3 प्रकार का बिदारी कंद होता है। एक लाल लेटेक्स वाला होता है, एक पीला लेटेक्स वाला होता है, एक सफेद लेटेक्स वाला होता है। तो जनरली यहाँ पे जो बिदारी कंद होता है वो सफेद लेटेक्स वाला ही ज्यादा मिलता है। बेचांदी भी वहाँ पे जो है अच्छा है, लेकिन उनकी जो बेचांदी की जो कीमत है दूसरे जिले की अपेक्षा यहाँ पे 120-130 रुपए किलो बिकता है, लेकिन दूसरी जगह पे कुछ ज्यादा है। मैंने तामिया में देखा कि 200-250 रुपए किलो है। और जो सफेद मूसली है ये ट्यूबेरोजम है, क्लोरोफाइटम ट्यूबेरोजम, इसका रेट भी इनको कम मिलता है, क्योंकि अच्छा ये सफेद मूसली का भाजी खाते भी हैं जो है, ये कोचर कांदा बोलते हैं, इसकी भाजी भी खाते हैं। और इसका रेट तो इनको बहुत ही कम मिलता है जो है, क्योंकि बाजार का जो मार्केट है, हमारा खाली बावड़ी का मार्केट है या हमारा नीमच का मार्केट है, वहाँ पे जो क्लोरोफाइटम ट्यूबेरोजम है वो कम से कम 400-500 रुपए किलो है जो है, और बोरीविलियम जो है 2000, 2500, 2200 है जो है। तो ये उनको जो है कि 25% ही मिल पाता है जो सही कीमत में। तो इनको भी किस तरह से जो नेक्स्ट और इसी तरह से धवई फूल है, हर्रा है जो है, और बाईबिरंग है, बंजीरा है। तो जो रेट है वो ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट लिंकेज सही नहीं होने के कारण से इनकी जो
कुल आमदनी होती है वो बहुत कम है उस गांव की जो है। नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इसमें हमने अभी चर्चा कर ली थी कि जो है कि प्राइमरी प्रोसेसिंग और स्टोरेज मिलेगा कोई जड़ी बूटी का कि जिसका हम प्राइमरी प्रोसेसिंग अच्छे से साफ कर लें, उसको धोना है, यदि मिट्टी लगा है तो उसको अच्छे धो लें, जो है त्रिपाल में रखकर अच्छे से कर लें और उसको भंडारण अच्छी जगह से करें कि जिसमें उसमें कोई फंगस वंगस ना लगे। जो है बोरे में, जो जूट का बोरा होता है उसमें इसको हम रखें, या हम छोटा मोटा वहाँ बांस पाया जाता है तो बांस के छोटे मोटे रैक बना लें और रैक के ऊपर में लगे कि इसमें कीड़े मकोड़े या कोई फंगस या उसका अध्ययन किया और विक्रय कितना करते हैं उसका भी हमने अध्ययन किया। वन क्षेत्र के उपचार वर्गों के विभाजन में हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमारे ये 3 जोन हमने किया था। जो हमारा प्रोटेक्शन जोन है जो है, और रिसोर्स आर्गुमेंटेशन जोन और हार्वेस्टिंग, हमने उसको एक छोटे प्लान माइक्रो द्वारा हमने 3 भागों में विभक्त कर दिया था। जो है तो हमने एक ही भाग छोड़ा था कि जहां से आप कुछ चीजें निकालना चाहते हो तो इसमें से आप निकाल सकते हो, लेकिन हमारे जो प्रोटेक्शन जोन है उसमें आप 5 साल तक मत जाइए। जो है अपने आप उसमें जो कमी हो गई है वो अपने आप धीरे धीरे करके वो अपना पूर्णता की तरफ चली जाएगी और जितनी कमी है वो धीरे धीरे 5 सालों में फिर से बढ़ जाएगा। तो हम 5 साल के बाद में उसको खोल देंगे जो है, और जहाँ पे कमी आ गई है फिर हम उसको प्रोटेक्ट कर देंगे, जो है कंजर्व कर देंगे जो है उसका। और एक क्षेत्र हम उनके लिए खोल के रखें जिसमें से वो कुछ निकालते रहें, जाते रहें, क्योंकि वहाँ के जो भी हमारे वैद्यगण हैं, जो हमारे ट्रेडिशनल हीलर्स हैं, जो उनको समय समय पर अपनी दवाइयों के लिए जो कुछ भी मिलता है वो जाके उस हार्वेस्टिंग जोन से जाकर थोड़ा बहुत अपना निकाल कर वो इलाज के लिए जो उपयोग कर सकते हैं उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये उपचार मानचित्र है जहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए हमने ये बनाया है कि हमको जाकर इन जन भागीदारी के द्वारा कहाँ जाकर हमको जो है जो हमारा जो हमारा आर्गुमेंटेशन जोन है जहाँ पे जाके हम कुछ ANR करें, या जहाँ पे हम कोई पौधा ही नहीं है जहाँ ANR नहीं कर सकते हैं वहाँ गैप प्लांटेशन करें, तो हमको यहाँ पे वही प्रजाति हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो इस जंगल में पाई जाती है। कोई नई चीज लाके हम इसमें नहीं लगा सकते। यदि यहाँ वृक्ष नहीं होता है और हम सोचे लाके हम जंगल के अंदर वृक्ष डाल दें तो ऐसा जंगल विभाग के अंदर नहीं कर सकते, वो क्राइम में चलाएगा। तो हम उन्हीं प्रजातियों को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। जब आपको इसके बारे में जब मालूम होगा कि हम जिस क्षेत्र में कर रहे हैं यहाँ ये प्रजातियां हैं, तो हमको उस प्रजाति को ही वहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जो है जो लॉस बाई जो हमारा नियम कानून कहता है उसी हिसाब से हमको वहाँ पे गैप प्लांटेशन करना चाहिए। जो है अब उसमें एक समस्या आती है कि गैप प्लांटेशन के लिए पौधे कहाँ से तैयार करें। तो पौधे तो हमने जो यहाँ पे लगाया वो तो हमने राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर से लाके लगा दिया है, लेकिन इस मॉडल में ऐसा बहुत जगह सक्सेस नहीं हो सकता। जो है इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि वहाँ के जो वैद्य हैं या ट्रेडिशनल हीलर्स हैं उनकी मदद बहुत जरूरी है। ऐसे हमको 5-10 लोग मिल जाएं जो वहाँ पे जड़ी बूटियां कम हो गई हैं, वो उनको मालूम है कि कौन सी जड़ी बूटियों में कब फल आता है और कब वो परिपक्व हो जाता है, कब हमको कलेक्ट करना पड़ता है। तो उनके माध्यम से हम इन जंगल में जो संकटग्रस्त विलुप्त दुर्लभ प्रजातियां हैं उनके बीज वो इकट्ठा करें। वो आपको बहुत अच्छा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सलाह भी दे सकते हैं कि ये जो बीज है ये कितने दिन में उगेगा और इसको उगाने का क्या तरीका हो सकता है। यदि हम ये ऐसे जंगल में किसी बॉटनिस्ट को भेजते हैं तो उसको ये जंगल समझने में ही 6 महीना 7 महीना लग जाएगा। और फिर उसको डायमंड समझाने में या अन्य पौधे समझाने में भी हमको काफी समय लग जाएगा। तो ये जो हमारे वैद्यगण हैं ये हमारे लिए बड़े उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये जो बिगड़े जंगल हो गए हैं इनको
पुनर्स्थापना करने के लिए जो है। तो ये जो ट्रीटमेंट मैप में हमारी नर्सरी भी वहीं स्थानीय रूप से छोटी छोटी नर्सरियां बननी चाहिए, जिसमें वन विभाग को जो है इनकी मदद लेनी चाहिए जो है, और इनको एक छोटा मोटा रोजगार भी मिल जाएगा, और वन विभाग को भी जो है इनके जो ज्ञान है उनको सीखने का मौका भी मिलेगा। नेक्स्ट, जब भी हम जंगल में किसी या परियोजना की बात करते हैं जो है, जंगल में हो या बाहर हम पेड़ पौधे की बात करते हैं, तो दो बातें हमें बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि बिना वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन से हम सक्सेस नहीं हो सकते। जैसे हम कोई प्रोजेक्ट दूसरा चलाते हैं तो हम फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, लेकिन हम जब पेड़ पौधे की बात करेंगे तो हमको बहुत जरूरी है कि उस स्थान पे हम वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन पे क्या क्या काम कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम पानी रोक सकते हैं, कहाँ हम चेक डैम बना सकते हैं, कहाँ हम स्टॉप डैम, इस तरह से हम वहाँ की मिट्टी को रोक सकते हैं, जिससे उनकी जो उपार्जन क्षमता है वो बनी रहे जो है। तो ये हमको करना पड़ेगा, और जो प्रस्तावित कार्य है उसको देखना पड़ेगा। दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम है चराई का, तो चराई नियंत्रण देखना पड़ेगा। कई जड़ी बूटियां इसलिए भी खत्म हो गई कि हम खुले जंगल में हम गाय को चरा देते हैं, हजारों गाय वहां चर जाती हैं जो है, और ताकि उनको चरने के लिए कोई जगह नहीं है। तो हमको चराई का एक ग्रासिंग के लिए एक स्थान ढूंढना चाहिए जो है, और उनको उस स्थान पे जाके चराएं जहाँ पे ये कीमती जड़ी बूटियां और बड़ी दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं जो है, इसको इसी हिसाब से बचाया जा सकता है। दूसरा एक कारण है कि अग्नि के कारण से भी बहुत सी जड़ी बूटियां खत्म हो जाती हैं जो है। तो अग्नि सुरक्षा के लिए भी हमको वहाँ के पारंपरिक जो वैद्य हैं या वहाँ की जनभागीदारी है, प्राथमिक सहकारिता समिति है या जेएफएमसी के लोग हैं, उनके साथ में जुड़ के वो हमको मदद कर सकते हैं अग्नि सुरक्षा में। समय समय पे जाके, खास करके गर्मियों पे ये प्रॉब्लम आता है। पहले तो महुआ के सीजन में बहुत ज्यादा आग लगती थी, लेकिन आजकल वो कम हो गया है, क्योंकि महुआ अब जो है नीचे, पहले वो महुआ बिनने के लिए नीचे आग लगा देते थे और वहां पे साफ कर लेते थे। तो आजकल जो है ये परंपरा खत्म हो गई है, अब वो मच्छरदानी के माध्यम से करते हैं जो है। और कई लोग जो है थोड़ा सा उस जंगल से गुजरते हैं तो बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं जो है, उस कारण से भी लगता है जो है। तो ये सब आपस में ही मिलके कड़ा नियम कानून बना के कि ऐसा कोई करता है तो वो उसको दंड दिया जाएगा जो है। तो पंचायत के द्वारा ऐसा बना लें जो है कि हमको ये जंगल बचाना है, क्योंकि यदि एक छोटा सा भी आग लग जाएगा तो हजारों करोड़ों की जड़ी बूटियां खत्म हो जाती हैं। आपको जो है सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन के बारे में बता दिया कि इन्हीं लोग जाके जो है थाला बनाए, मिट्टी चढ़ा दें छोटे छोटे पौधे में जो उगे हैं और गोद ले लें, तो इससे भी हम हजारों जड़ी बूटियों को बचा सकते हैं जो है। और जहाँ पे पौधे नहीं है, खाली स्थान पड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा जंगल जो है फ्रेगमेंट हो गया, खंडित हो गया है। तो खंडित होने के बीच में जो जगह है जो है, वहां पे हम उन प्रजातियों का रोपण करें सब आपस में मिल के जो है, कि हमको ये प्रजातियां वहां पे लगानी चाहिए जो है। नेक्स्ट, और संसाधन संवर्धन क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य का हमको देखना चाहिए कि कौन सा संरक्षण क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य क्या क्या है जो है। संवर्धन हेतु चयनित स्थानीय रूप से दुर्लभ विलुप्त संकटग्रस्त प्रजातियों का हम देख लें कौन कौन से हैं जो है। व्यवसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण औषधि पादप प्रजाति का रिक्त स्थानों पर बीजारोपण, पौधारोपण, कंद रोपण करना चाहिए जो है, कि जिससे उनको आर्थिक स्थिति उनकी बनी रहे। चयनित प्रजातियां उनके रोपण विधि ऐसी होनी चाहिए जो है, उसको भी हम उनको बता दें। बीजारोपण, पौधारोपण, कंद रोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियों की सूची बना लें। उन्हीं के साथ में जो है, जो वैद्य हैं उनको बहुत नॉलेज है इस बारे में, तो उन्हीं के साथ में मिलकर ये सूची, वन विभाग भी रहे उसमें जो है और इन लोग भी रहे, मिलकर आपस में जो है ये इस तरह की सूची बनाकर उसका रोपण करें जो है। चयनित प्रजातियां उनका रोपण विधि वो ज्यादा अच्छा, फॉरेस्ट वन विभाग से ज्यादा अच्छा जानते हैं ये लोग जो है, कि कैसे इसको रोपा जाएगा, कहाँ रोपा जाएगा। क्योंकि अभी भी ये लोग बेगा लोग जो है चुपके से जाकर वनों में कुछ प्रजातियां लगा देते हैं जो है,
जो उनको जरूरत पड़ती है, इनको मालूम भी नहीं होता। तो ऐसी कई प्रजातियां हैं, मैंने देखा कि वो जाके धीरे से जो है वो उसका छिड़काव कर देते हैं। पहले ये बेवर खेती हुआ करता था बेगा क्षेत्रों में जो है, तब वो काफी बड़े हेक्टेयर्स में जो है वहां वो खेती करते थे जो है। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद में जो है कि उसको रोक लगा दी, और ये इनको जो है एक पहले ये घुमक्कड़ जाति हुआ करती थी, तो अंग्रेजों ने 52 गांव में इनको बसाया जो है। तो ये 52 गांव का एक चक कहलाता है जो है, जहाँ पे इनको स्थापित किया गया है कि अंग्रेज चाहते थे ये निगरानी में रहे और जंगल का नाश ना करें, क्योंकि अंग्रेजों के लिए ये था कि वहां से जितना दोहन करके वो अपने देश ले जाए, वो उनका जो है मोटो था जो है। तो वो देखते थे कि भाई कि ये इतना अच्छा ये है साल है, और ये हमारे लिए कितना उपयोगी है, कितना पैसा है, वो उनको मालूम था जो है। लेकिन इनकी जो पारंपरिक विधि थी, तो उससे वो कई हेक्टेयर जमीन लगा के वो 10-15 साल 20 साल खेती करते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे। तो वो उनको बेवर खेती बोलते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है। अब तो नहीं करते हैं, लेकिन अभी भी जो है लिंटाना जहाँ लगा हुआ है उसको काट कूट के वहां पे कुछ जड़ी बूटियों की प्रजातियां लगाते हैं, जैसे सोनपाठा जो है, सोनाग वगैरह देखा मैंने कि वहां पे जाके लगा देते हैं। ऐसी बहुत सी प्रजातियां हैं जो अभी भी करते हैं वो लोग, बेगा लोग जो है। और बीज संग्रहण और बीजा उपचार के लिए मैंने जैसे बताया कि भाई इसमें इनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना पड़ेगा हमको, जो वैद्यगण है, जो हमारे ट्रेडिशनल लीडर्स हैं उनको। नेक्स्ट, बीजारोपण, पौधारोपण, कंदरोपण हेतु प्रस्तावित प्रजातियों की सूची जो है। तो आंवला जो है रोपण विधि जो है पौधारोपण ही कर सकते हैं, इसका जो है फल का समय जो है वो नवंबर जनवरी में आता है। तो अब इसमें हमको ये देखना है कि कितना अंकुरित होता है जो है। ऐसे बीज को हम लिखे तो अंकुरण क्षमता 80 से 90% होता है, और पौधों का प्रतिशत जो है 60 से 70%। ऐसे हमने कई प्रजातियों का जो रोपण है, जो बीज का रोपण है, उसको जो है कब करना चाहिए, किस मंथ में करना चाहिए, अंकुरण क्षमता कितनी आती है जो है, और पौधों का प्रतिशत कितना हमको मिल पाता है, जो इसका हमने अध्ययन किया था जो है बीजारोपण, पौधारोपण और कंदरोपण हेतु इन प्रजातियों का। नेक्स्ट, इनके लिए उन्हीं के साथ में जन भागीदारी के साथ में मिलकर खेती की तैयारी करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या करना है, कहाँ रोपण करना है, नर्सरी कब बनानी है, बीजवन क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य जो है कि क्या हमको किस तरह से वहाँ पे और ट्रेनिंग के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम उनको कोई ऐसे टूल्स दे दें जो है कि सही तरीके से विद्वान हो और सही मात्रा में उसका विद्वान हो जो है, कि जिससे सतत विद्वान रहे, मतलब हमेशा मिलता रहे, खत्म ना हो जाए प्रजाति। तो विद्वान हेतु चयनित प्रजातियां और वर्ष में विद्वान की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा कितनी होगी, कितना निकालना चाहिए। नेक्स्ट, विनाशहीन विद्वान के आवश्यक सावधानियां जो है। तो हर एक चीज का, जैसे आंवला है, तो आंवला को ये लोग सितंबर में निकाल देते हैं। मैंने श्योपुर में देखा, सितंबर में छोटे छोटे आंवले को निकाल दिए। अरे पूरे आंवला सितंबर में आप निकाल दोगे तो उसका पुनरुत्पादन कैसे होगा? तो आंवले को हमको नवंबर से जनवरी के बीच में निकाले, जिसमें आंवला परिपक्व हो जाए और थोड़ा सा वो गुलाबीपन लिया हुआ हो जो है, तब हम आंवला को, तो आंवला की साइज भी बड़ी मिलेगी आपको जो है। और विद्वान की मात्रा कितनी, उनका विद्वान के समय फल का रंग कैसा होना चाहिए जो है, तो ये जो है कि गुलाबी रंग के हो जाते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं। जो विद्वान की विधि के लिए हमने जैसे बताया कि 3-4 मीटर एक बांस का जो है हम एक लट्ठा ले लें और उसके ऊपर में लोहे का एक यू आकार का हम उस पर लगा दें और नीचे एक थैला ले लें, तो उससे हम विद्वान करेंगे तो आंवला जो है नीचे गिर के खराब नहीं होगा, झोले में रहेगा जो है, तो उसकी भाव हमको अच्छा मिलेगा। इसमें भी हमको आंवला में 60 से 70% की आंवला हमको निकालना चाहिए, 30% छोड़ देना चाहिए, कि जिससे वहाँ के जो पक्षी आते हैं आंवले के पेड़ में उसको वो खा पाए
और जो आंवला नीचे गिरता है उसको जो वन्य प्राणी है वो खाएंगे, तो वो पोटी करेंगे, तो उससे उसका रीजनरेशन अच्छा होगा, जो कि वो अंदर ही आंवले का सीड का ट्रीटमेंट हो जाएगा और फिर वो वृक्ष जो है उसको उगने में बहुत मदद मिलती है। ये हमारा प्राकृतिक तरीका है जो है। तो इस तरह से हमको आंवले में 20-30% छोड़ देना चाहिए। तो ऐसी हर एक प्रजाति का मैंने बनाया हुआ है कि हर एक प्रजातियों को किस तरीके से हम दोहन करें, कौन सा टूल्स इस्तेमाल करें, कितनी मात्रा में हम लें, कितनी मात्रा में छोड़े, कितनी मात्रा में छोड़े, यही बहुत आवश्यक है। कि देखिए कि हम आपको बता दें कि महुआ जो भी है हमारे मध्य प्रदेश में, वो सब पौधे 70 साल के ऊपर के हैं। महुआ के पौधे की आयु ज्यादा नहीं होगी, 85 साल होगी जो है। तो अभी 15 साल के बाद में ये पौधे खत्म हो जाएंगे जो है। और महुआ में आप क्या कर रहे हो कि पूरा गुल्ली आप निकाल लेते हो, एकदम एक भी छोड़ते नहीं हो कि वो नीचे गिरेगा और वो गिरने के बाद में उसमें जो जमीन में माइक्रोब्स होते हैं वो उसको खाएंगे जो है। तो और जो पक्षी होती है वो उसको खाए, कुछ वन प्राणी महुआ की गुल्ली को खाए, तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ते होते। तो आप नहीं छोड़ोगे तो 15 साल बाद में पूरे मध्य भारत से महुआ समाप्त ही हो जाएगा, क्योंकि महुआ का रीजनरेशन जो है, पुनरुत्पादन 0 के बराबर है। आज की डेट पे महुआ का प्लांटेशन की जरूरत 50 लाख पौधे की है मध्य प्रदेश में, प्राइमरी स्टेज पे जो है। उस हिसाब से हमारी उतनी तैयारी है नहीं जो है नर्सरी में। अभी हमारा ही जो राज्य वन अनुसंधान संस्थान है जो है, वहां पे 5 से 7 हजार पौधे ही हैं जो है। और आवश्यकता कितनी है हमारे? 50 लाख पौधे की आवश्यकता है। उतनी ही छत्तीसगढ़ में है, उतनी उड़ीसा में है जो है, उतने ही हमको जो है गढ़चिरौली में है, गोंदिया में है, हमारा जो चंद्रपुर है वहां है, वही अमरावती में है हमको जो है, जो मेलघाट का एरिया है। तो ये सब पूरा एरिया जो हमारा मध्य भारत का है, उसके पूरा परिप्रेक्ष्य में सोचे तो जो है कि हमको बहुत करोड़ों पौधे की जरूरत है महुआ की, तभी हम जो है महुआ आगे ले जा सकते हैं। जो अभी से करेंगे तो वो तब जाके फल देगा जो 10-12 साल बाद, 15 साल बाद। तो अभी से इसकी तैयारी। तो ऐसे तो पौधे हैं जो है कि किस तरह से उसका पुनरुत्पादन हो सकता है, तो उसमें ये सावधानी बरतनी पड़ेगी कि किस समय में हमको निकालना है, किस विधि से निकालना है, कितनी मात्रा में निकालना है, कितना हमको पौधे के में छोड़ देना है कि जिससे उसकी पुनरुत्पादन की क्षमता बनी रहेगी और हमेशा हमको मिलता रहेगा। नेक्स्ट। इसी तरह ये सफेद मूसली है। सफेद मूसली तो खत्म ही कर दिया लोगों ने जो है, क्योंकि सफेद मूसली निकालने का तरीका क्या था कि आप सफेद मूसली आप कहीं से निकाल रहे हो, खोद रहे हो जो है, तो ठीक है सफेद मूसली खोद लो। खोदने के बाद में आपको कंद चाहिए, जो बड़े कंद है निकाल लो। जो बहुत छोटे छोटे कंद है जिसका कोई भाव नहीं है जो है, वो एक डिस्क के साथ में जुड़ा रहता है जो है। आप उस छोटे कंद को वो डिस्क के साथ में हाथ से आपने निकाला है, वहीं गाड़ दीजिए। पुराने लोग करते थे, अभी नया जनरेशन इसमें ध्यान ही नहीं देता है, वो पूरा उखाड़ के फेंक लेता है जो है। तो उससे क्या हुआ कि सफेद मूसली अचानक ही जो है ये खत्म हो गई है। उन्हें ये 97 के बाद से 2005 तक आते आते सफेद मूसली बिल्कुल भी खत्म हो गई। इसमें भी एक प्रजाति हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मिलती थी, वो थी बोरीविलेनम, बाड़ी की मूसली बोलते थे। ये रायसेन जिले में काफी पाई जाती थी जो है, लेकिन आपने उसको 100% निकाल दिया जंगल से जो है, वहां से मूसली ही खत्म हो गई जो है, बोरीविलेनम। तो ये अच्छी बात नहीं है जो है कि आपको इस तरह से यदि आप करेंगे तो जंगल में जड़ी बूटियां नहीं, तो हमको ये चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट। ये बात हमने आपसे चर्चा में कर ली कि हमको जो है प्राइमरी जो हमारा प्रोसेसिंग है, सफाई है, मूल्य संवर्धन है, उसको कैटेगराइज करना जो है, किस श्रेणी में लाएंगे जो है। प्रथम श्रेणी में होगा, सेकंड श्रेणी, सुरक्षित भंडारण जो है करना चाहिए जो है। जैसे हम शतावर निकालते हैं जो है, तो उसमें 3 श्रेणियां होती हैं जो है। जो ऊपर का जो मोटा वाला भाग होता है वो एक श्रेणी कहलाती है,
फिर उसको जब हम निकाल के उसके नीचे का पतला वाला भाग होता है, फिर उसमें धागे होते हैं। तो जो नीमच मंडी में ये तीनों कैटेगरीज की सतावर बिकती हैं जो है, और उनके भाव अलग अलग होते हैं जो है। तो ये विपणन व्यवस्था जो हमारा मार्केटिंग है जो है, इसमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी जड़ी बूटी को किस तरह से कैटेगराइज करके जो है हम उसको ये करें, और इसको प्रशिक्षण के माध्यम से हम इसको लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन जो है, तो अभी हमारी ये बात चल रही है और हम मध्य प्रदेश के प्रवेश में ये बोल सकते हैं कि बहुत जल्दी ही जो है कि जो जिन बिंदुओं पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ जो है, इसमें हम प्रशिक्षण कार्यक्रम लेके आएंगे। इसमें हमने क्या किया है, मध्य प्रदेश को 5 जोन में बांटा है जो है। पहला जोन हमारा होता है खंडवा, अलीराजपुर, धार, झाबुआ, और उसके साथ में बड़वानी है, खरगोन। तो ये हमारा एक जोन कहलाएगा जो है। दूसरे में हमने बैतूल, और जिसमें छिंदवाड़ा को शामिल किया है, सिवनी है, बालाघाट है। तो ये हमारा, और ये हमारा होशंगाबाद जो है, नर्मदापुरम, ये भी जोन दूसरे जोन में है। उसी तरह से हमारा मंडला, डिंडोरी, और उसके साथ अनूपपुर को जोड़ा हुआ है हमने। और खंडवा और आपका जो है खंडवा से लगा हुआ जो एरिया है हमारा जो है, ये एक जोन हमारा है जो है। और ये रीवा, सतना और सीधी, ये एक जोन है। तो इस तरह से हमने 5 जोन बनाए हुए हैं जो है, और 5 जोन में अलग अलग तरीके से कैसे हम उसमें प्रशिक्षण देंगे, और किन किन जड़ी बूटियों को हम जंगल में हमको करना है, और जंगल के बाहर किन किन जड़ी बूटियों को लगाना है, इस पे भी अभी हमारा बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय लेवल पे बातचीत चल रही है। तो जैसा कुछ भी निर्णय आएगा तो हम आपके सामने उसको प्रस्तुत करेंगे जो है कि ये निर्णय ले लिया गया। नेक्स्ट, तो इसमें हमको अधोसंरचना विकास, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ डेवलप करना चाहिए जो है। तो अभी जितने भी एरिया है वहाँ पे कोई स्टोरेज के लिए कोई ऐसा बना नहीं है, तो हमको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी वहाँ डेवलप करना चाहिए जो है। चाहे चबूतरा बनाते हैं, उनको तिरपाल दे दें जो है, जिससे उनको प्राथमिक प्रसंस्करण में सुविधा मिल जाएगी जो है, भंडारण के लिए सुविधाएं मिल जाएंगी। तो ये कम्युनिटी बेस होना चाहिए, एक साथ मिला के, चाहे एफपीओ बना ले या समिति के माध्यम से, कि भाई ये सबका जो माल जो आप इकट्ठा करते हो एक जगह लाके हम अच्छे तरीके से हम उसको करेंगे। उसका जो मार्केटिंग है हम एक साथ मिलकर करेंगे। स्व सहायता समूह का गठन से अच्छा है हम वहाँ पे कई स्व सहायता समूह को मिलाकर एक एफपीओ को करें, तो जिसमें जो है कि उनको बाजार भाव में अच्छे मूल्य मिल सकते हैं। नेक्स्ट, और ये मूल्यांकन आवृत्तियों प्रक्रिया जो है, इसका जो है कि हमको कोई भी परियोजना हम चलाते हैं, जब तक चला रहे हैं तो हम हैं, फिर हमको दूसरी जगह भी जाना है जो है। तो ऐसे परियोजना को सस्टेन कैसे करें कि हमारे जाने के बाद भी वो चलता रहे जो है। तो उसके लिए हम वहाँ पे एक कोर कमेटी डेवलप कर दें कि आप लोग को ये सब चीजें समझा दिया, प्रशिक्षण दे दिया, बता दिया सब कुछ जो है, लेकिन ये निरंतर चलता रहे, तो इसको आप ही लोग को संभालना है। तो उस कोर ग्रुप में कोई अध्यक्ष हो जाएगा जो है, उसमें कुछ फॉरेस्ट विभाग के लोग को भी जोड़ देंगे जो है, कि जो समय समय पे ये गतिविधियां जो चल रही हैं ये निरंतर चलती रहे जो है, और ये इनके देख रेख में चलती रहे जो है। तो ये एक प्रबंधन योजना में एक संशोधन लाने की आवश्यकता है, और आवश्यकता के अनुसार ये प्रक्रिया जो है हमारी सतत चलती रहे, तो ये होगा। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि जितने भी हमारी परियोजना चलती है जो है, जब हम परियोजना खत्म हो जाती है तो लोग जाके सो जाते हैं, हम जाके दूसरी परियोजना में लग जाते हैं, तो वो परियोजना वहीं खत्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये पब्लिक का पैसा है, जहाँ हम पैसे लगाते हैं ये पब्लिक का पैसा है। तो पब्लिक का पैसा हम कहाँ लगा रहे हैं जो है, कितना लगा रहे हैं, किस कार्य के लिए लगा रहे हैं जो है, इसको हमको वेबसाइट में बताना चाहिए जो है, कि हमने ये पैसा हमको सरकार ने दिया था, कितना पैसा दिया,
हमने इस पैसे का इस तरीके से उपयोग किया, जन भागीदारी के माध्यम से उपयोग किया, और ये इसके अमाउंट के कुछ हिस्से हमने अभी इनको दे के हम दूसरे परियोजना में जा रहे हैं कि ये परियोजना लगातार चलती रहनी चाहिए जो है, और इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो है, कि हम कि कोई ये ना बोले कि आपने ये पैसा इतना लिया था उसको सही ढंग से आपने खर्च नहीं कर पाया। तो ये 2-3 चीजें जो है कि एक तो सस्टेन करनी चाहिए आपकी परियोजना, और दूसरी जो है परियोजना को पारदर्शिता लाने के लिए आप उसके अपने पोर्टल में इसको डाल दीजिए जो है कि हमने इस हेड पे इस कंपोनेंट में हमने ये खर्च किया। नेक्स्ट, ये इन जातियों पे हमने भील, बिलावला, कोरकू, भारिया, सहरिया, बेगा, गोंड, कोल, मवासी, ये अलग अलग जिलों के अलग अलग जनजातियों को लेके मैंने कार्य किया था जो है। नेक्स्ट, ये अमरकंटक और डिंडोरी और मंडला में बेगा है जो है, सीधी में जो है वो बेगा कोल है जो है वहां पे। सतना में हमको गोंड और मवासी कोल ये मिले। तामिया में भारिया जनजाति हैं जो पातालकोट में निवास करते हैं। बैतूल में कोरकू है, गोंड है। चूनी में गोंड है। शिवपुर शिवपुरी में सहरिया जनजाति है। अलीराजपुर, झाबुआ, धार में भील, बिलावला है। खंडवा में कालीगीत वाला जो एरिया है वो कोरकू और गोंड है। ये जनजातियों के साथ में मैंने काम किया है, जिसमें हमने 20 जिलों को चयनित किया था, उसमें हमने काम किया है। नेक्स्ट, ये पौधा बहुत आवश्यक है कि ये संरक्षण करिए। 10 पौधे हैं जो है, जो हर वैद्य चाहता है कि इनका संरक्षण हमको, पौधे का संरक्षण जंगल में करना चाहिए हमको। लेकिन वन विभाग क्या करता है, 4 ही प्रजाति अपने नर्सरी में लगाता है। एक तो वो लगाता है आपका सागौन, दूसरा जो है वो लगाते हैं बांस, तीसरा है आंवला और चिरोल जो है। 4 प्रजाति लगाते हैं जो है। वो कभी पूछते नहीं है कि आप क्या चाहते हो, वन विभाग के वनों में लगाने के लिए कौन सी प्रजाति आप चाहते हो। तो मैंने उन जनजातियों से बात की, तो ये पौधे आए कि इन प्रजातियों का भी नर्सरी में डेवलप करके इनको लगाना चाहिए। इसमें सबसे मुख्य था मैदा, बीजा, हल्दू, अर्जुन, अमलतास, हर्रा, धावड़ा, तिनसा, कुल्लू, आसन, सोनपाठा, सोना जिसको बोलते हैं, दामन, कलम, मिट्टी गायना परवीफलोरा है, अंजन और सुवारुक, डायलिनिया पेंटागायना, दहीमन, और इस तरह की ये प्रजातियां हैं। एक है आपका हल्दू का भी बोल दिया मैंने। हाँ, ये प्रजातियां जो है कि ये जनजाति से पूछा कि आप बताइए ऐसे 10 प्रजातियां जिसको वनों में उसको हमको रोपण करना चाहिए। तो उन्होंने ये प्रजातियां हमको सजेस्ट की कि सर आप इसको जो है कि करने के लिए बताइए। तो इसमें बिना उनके भागीदारी के जो हमारे वैद्यगण है, इसको हम नहीं कर सकते। तो जंगल में जब हम इनकी प्लांटेशन की बात करें तो इनको हम नर्सरी में जोड़े जो है, वैद्यगण को नर्सरी में जोड़े, और उनके माध्यम से हम इसको कैसे संरक्षित कर सकते हैं, ये हमारा उद्देश्य। नेक्स्ट, ये रक्त विरार है। इसमें हमारी अनिल पटेल साहब से काफी चर्चा हुई जो है, और ये बड़ा इम्पोर्टेंट पौधा है आदिवासी क्षेत्र का जो है रक्त विरार। ये कैंसर में उपयोग में लाते हैं, और अभी भी मेरी इसमें मंथन चल रहा है कि जो टेरोकार्पस एंगोलेंसिस बोला हूं मैंने इसमें जो है कि सही में ये वही स्पीसीज है टेरोकार्पस है कि ये कोई अन्य इसका वनस्पति नाम है। लेकिन जहां तक जो हमारे विद्वान है भारत के जो है, तो उन्होंने कहा कि ये टेरोकार्पस ही है। नेक्स्ट, ये दहीमन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पौधा है, इसका भी संरक्षण करना चाहिए जो है, क्योंकि ये बिल्कुल भी खत्म होने के कगार पे है। नेक्स्ट, ये सुवारुक का भी, ये भी खत्म होने के कगार पे है। ये हमारे छिंदवाड़ा के तामिया वाला जो क्षेत्र है, पातालकोट और घटलिंगा से जब कोरिया की तरफ जाते हैं जो है, तो काफी पौधे वहां पे, हजारों पौधे हैं वहां पे इसके, लेकिन अभी खत्म होते जा रहे हैं जो है।
कहीं काफी मात्रा में इसका दोहन हो गया है जो है सुअर का जो है। नेक्स्ट ये भी अंजन है। अंजन बड़ा दुर्लभ प्रजाति है जो है, और हाथी इसको बड़ा चाव से खाता है जो है। ये बहुत बीमारियों में काम आता है, ये भी खत्म होने के कगार में है अंजन जो है। नेक्स्ट, एक एक करके बताते जाइए जो है। नेक्स्ट, ये अर्धकपाली है जो है, ये बिल्कुल भी खत्म हो गया है जो है। ये टेरोस्पर्मम चेलोनाइडिस जो है, तो टेरोस्पर्मम चेलोनाइडिस एक तरीके से ये भी खत्म हो गया। इसको भी पुनरुत्पादन के लिए, रीजनरेशन के लिए हमें सोचना पड़ेगा कैसे इसको फिर से ला सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा सेवनाक है। अब सेवनाक में एक्चुअली जो दशमूल में इसकी जड़ मिलाते हैं जो है, तो पहले के जो ये बेड थे बोलते थे कि सेवनाक जहाँ लगा होता था तो वहां जो छोटे छोटे पौधे आते थे बरसात के बाद में, तो हम लोग उसमें से कुछ पौधे, मतलब जैसे 10 पौधे छोटे पौधे हैं तो उसमें से 5-7 पौधे ले लेते थे, उसकी जड़ हम ले लेते थे दशमूला के लिए। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम हो गया कि ये जो पौधे के नीचे तो एक भी पौधा नहीं आ रहा है सेवनाक का जो है, और यदि हम बड़े पौधे की जड़ निकालेंगे तो पौधा ही खत्म हो जाएगा। जो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है सेवनाक को लेकर। ये बहुत विभिन्न रोगों में ये काम आता है। नेक्स्ट, ये हमने महिला स्व सहायता समूह के साथ में मिलकर काम किया। ये उन्हीं लोगों ने इसको फेंसिंग बनाया जो है, वो उनको हमने कोई लेबर चार्ज नहीं दिया, प्रोत्साहन राशि दी, लेकिन उन्होंने लगन से इसको बहुत अच्छे संरक्षित करने के लिए खुद काम किया जो है। नेक्स्ट, ये हमने वहां पे ENR कराया, मतलब ये खुद ही थाला बना रहे हैं और पौधों पे मिट्टी चढ़ा रहे हैं। ऐसे उन्होंने लाखों पौधों पे ऐसा उन्होंने किया, तो वो आज पौधे जो है 10-10, 12-12 फीट के हो गए, 12-15 साल के भी हो गए, अब वो फल भी देने लगे हैं। तो बड़ा अच्छा रिजल्ट है वहां का इस मॉडल का जो है। नेक्स्ट, ये हमने वहां पे जाके अपने सामने ये प्लांटेशन कराया जो है, गैप प्लांटेशन जो है। नेक्स्ट, ये हमारा जो है रिसोर्स मैपिंग, हमने उन्हीं के साथ बैठकर मैप बनवाए जो है, कैसे हमारा संसाधन मैप और जो हमारा ऑपरेशन जो है, ये वो उपकरण मानचित्र ये बनवाया हमने जो है बैठकर जो है। नेक्स्ट, ये सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आदि वो हमको घर पे नहीं मिले, तो जहाँ खेत में थे वहीं बैठ के हम लोगों ने सर्वे किया जो है, कि हमारा सर्वे सही समय पे हो जाए जो है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे। नेक्स्ट, ये हमने फोकस ग्रुप डिस्कशंस किया उनके साथ में मिलकर जो है, कि हमें क्या हमारा उद्देश्य है, क्यों हम आए हैं, क्या हम चाहते हैं, हम यहाँ से कुछ लेके जाना नहीं चाहते, हम आपके लिए करना चाहते हैं जो है। तो इस तरह से मोटिवेशनल वर्कशॉप वगैरह हमने किया जो है, और उनके साथ बैठ के खाना वाना खाए, तो वो सब तैयार हुए इसके लिए कि हम ऐसा कार्य करेंगे। ये पौधे हमने SFRI से लाके वहां पे गैप प्लांटेशन किया जो है, ट्रकों से लाया मैंने जो है, काफी पौधे लाए, 10,000 20,000 पौधे लाके गैप प्लांटेशन किया। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, आभार डॉक्टर सुशील कुमार उपाध्याय साहब का, जिन्होंने आज वनौषधि का संरक्षण, संवर्धन और संवहनीय विदोहन के बारे में अच्छी जानकारी दी। शुक्रिया, आभार वंस अगेन डॉक्टर सुशील कुमार उपाध्याय साहब का। अच्छा रहा वक्तव्य और सभी को अच्छी जानकारी मिली। आभार, शुक्रिया।